हर्षी, वो एक्नॉलेजमेंट होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, विधायक तो हर जिले से चुनकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं विधायकों को वो सम्मान या उन्हीं विधायकों को ज्यादा पहचान क्यों मिले जो मेट्रोपॉलिटन शहरों से आ रहे हैं? किसी ऐसे जिले से आने वाले, हम उड़ीसा की बात कर लें, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, एकदम पूर्वोत्तर के उन जिलों की भी बात कर लें, जहां से आने वाले चेहरों को भी वो एक्नॉलेजमेंट देने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री। देखिए, मैं इसको मीनाक्षी जी बार बार एक शब्द दोहरा रहा हूं कि वैचारिक प्रतिष्ठान जब मजबूत होता है तो आप सारे निर्णय बड़ी आसानी से ले लेते हैं। और भारत के वैचारिक प्रतिष्ठान में जो स्व का जागना है, जो भारत के स्व का जागना है, जिसको हम स्वतंत्रता के बाद गांधी जी भी कहा करते थे, उनकी इच्छा थी, जो जिसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना हुई थी। वो कहते थे कि आखिर जब देश आजाद हो जाएगा तो उसको चलाने के लिए जो व्यक्ति चाहिए वो व्यक्ति निर्माण कौन करेगा। और मुझे लगता है कि एक बहुत सलीके से, बिना किसी बहुत अराजकता के, और एक दुनिया में जो एक विचारधारा थी जो कहती थी कि सब कुछ अराजकता से ही हासिल होगा, बंदूक की गोली से क्रांति निकलती है, तो वो सब भारत ने देख लिया। और एक जो सबसे अच्छी बात है, जब हम कहते हैं कि किसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, तो आज हम सिर्फ द्रौपदी मुर्मू की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इस देश में जिसने भी अभावों में जीवन जिया, जिसको भी लगता है कि कोई भी चीज हासिल करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, आज भारत की सरकार, भारत का राजनीतिक नेतृत्व, भारत का समाज इस चेतना के साथ खड़ा है कि आपको जो चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये आपका हिस्सा है। ये कोई हम आपको ऐसा नहीं कि कुछ हम दे रहे हैं, जो कृपा के तौर पर दिया जाता था उससे हम बाहर निकल कर आए हैं। और राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी के पहुंचने को इस तरह से जरूर देखा जाना चाहिए, परिभाषित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और इसी तरीके से इसे देखा भी जा रहा है और इसीलिए इसकी इतनी चर्चा हो रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज ये देश के लिए ऐतिहासिक पल है। प्रदीप जी, जो एक नई चीज या जो बदलाव भारत की राजनीति में देखने को मिल रहा है वो ये है कि सिर्फ यहाँ पर परसेप्शन नहीं बनाए जा रहे हैं, उसके पीछे के जो काम है वो भी किए जा रहे हैं। बार बार देवेंद्र भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ ट्राइबल से लाकर एक महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया गया है, बल्कि उस ट्राइबल के लिए, जनजाति के लिए, तमाम जो एसटी हमारे देश में लोग हैं उनके लिए काम भी किए जा रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की जो कोशिशें हैं वो भी की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए, ये परसेप्शन और रियलिटी के बीच में कई बार बड़ा फर्क। जो परसेप्शन है वो रियलिटी नहीं होता, जो रियलिटी है वो परसेप्शन नहीं बनता। ये जो कदम है ये परसेप्शन और रियलिटी के बीच का अंतर खत्म करता है। इसके अलावा इस देश में पिछले 75 साल से जो एलीट या कुलीन वर्ग की राजनीति चल रही थी, उसके समापन का, उसके अवसान का और वंचित वर्ग की राजनीति और वंचित वर्ग के उत्थान का ये दौर। आप इसको कोई साधारण घटना नहीं मान सकते कि एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति हो। पूरे परिवर्तन के 8 साल के प्रोसेस को देखना पड़ेगा। वो जो बात अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन एक बात उस पर और जोड़ना चाहता हूं कि ये सब ठीक है कि वैचारिक आधार होना चाहिए, लेकिन उसको लागू करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। जब तक उस विल पावर का व्यक्ति नहीं आता, वैचारिक आधार का वो प्रतिफल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी के आने से आप जरा कल्पना करके देखिए कि अगर 2014 में नरेंद्र मोदी ना आए हो तो आज क्या स्थिति होती। तो व्यक्ति, सही बात है कि संस्था बड़ी होती है, देश बड़ा होता है, समाज बड़ा होता है, व्यक्ति से ये सब बड़े होते हैं, लेकिन व्यक्ति के महत्व को आप नकार नहीं सकते। व्यक्ति जो है समाज को बदलने में भी भूमिका निभाता है। और ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, जिस तरह मंत्रिमंडल में जिस तरह से नियुक्तियां हुई हैं, मुख्यमंत्रियों का चयन जिस तरह से हुआ है, उन सब में देखिए दिखाई देता है। ये केवल राष्ट्रपति के पद पर नहीं दिखाई। आप ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी, लेकिन फिर भी उस सोच को कंसेंसस तो नहीं मिल पाया ना। ये थोड़ा सा विचार करने का विषय जरूर है शहजाद, कि एक ऐसे नाम का चुनाव करना जो हर लिहाज से, हर पैमाने पर उच्च कोटि का साबित होता है, उसके बावजूद वो कंसेंसस नहीं बन पाना, इसके पीछे कारण आप क्या देखते हैं?
देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये केवल ऑप्टिक का नहीं, ये आउटकम्स की भी बात है। और पिछले 8 वर्षों में अगर आप देखें तो आउटकम्स कितने सारे हैं। आपको याद होगा एनडीए की सरकार ने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का गठन किया था। आपको ये भी पता होगा कि एसटी ट्राइबल प्लान जो है वो पिछले 8 वर्षों में 4 गुना बढ़ा है, 80,000 करोड़ से ज़्यादा है। इससे पहले जो ट्राइबल इलाके में माइनिंग होती थी उसमें कभी उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट फंड बनाया जाए जिसमें कि 30% जो रेवेन्यू है वो वहीं के स्थानीय विकास के लिए यूज़ किया जाए। इसके अलावा केवल उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए नहीं बल्कि उनकी जो संस्कृति है उसको भी देश के पटल पर सम्मान पूर्वक तरीके से लाने के लिए, चाहे वो जनजातीय दिवस हो, चाहे वो बिरसा मुंडा जी की विरासत को संजोना हो, तो ये सारे काम किए गए हैं। अब जहां तक सवाल है, देखिए विपक्ष को समझना होगा कि एक व्यक्ति एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते वो किस स्तर पर चले जाएंगे। देश का विरोध करना, देश की सेना का विरोध करना, देश के आदिवासी समाज का विरोध करना और ये कहना कि वो एक दुष्ट मानसिकता की प्रतिबिंब करती है, मतलब इस प्रकार की भाषा अजय कुमार जी ने इस्तेमाल की और मुझे लगता है उनके सहयोगियों को भी ये भाषा पसंद नहीं आई, क्योंकि जेएमएम ने उनको कहा भी कि इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल ना करें और उन्होंने समर्थन भी किया। तो मुझे लगता है कि केवल एक परिवार को हमेशा दिव्य मानकर इन्होंने काम किया है, पर आज परिवार की नहीं, आज महत्ता परफॉर्मेंस की है। आज महत्ता है कि लोकतंत्र के ढांचे में प्रतिनिधित्व देने की। तो ये परिवार से हटकर जो परफॉर्मेंस और प्रतिनिधित्व की एक नई श्रृंखला शुरू हुई है 2014 के बाद, इसको कुछ लोग समझ नहीं पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और इसीलिए उनके जो विरोध के स्वर हैं वो ऐसे विषयों पर भी दिखते हैं। अब उनके पास एक मौका अभी भी है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले उनको बताना चाहिए कि एक किसान पुत्र को मौका मिल रहा है तो वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे या वो फिर भी अपनी मोदी विरोध की राजनीति को ही और प्रबल करना चाहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।